हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे यूएमएल डायग्राम्स। तो यूएमएल का फॉर्म होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। और यूएमएल डायग्राम हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है बिहेवियरल। ठीक है। तो स्ट्रक्चर में हम जो हमारे नॉर्मल स्टैटिक वाले आते हैं और बिहेवियर में हमारे डायनेमिक वाले। ऑल्सो जो हमारा स्ट्रक्चर वाले होते हैं इसमें टोटल हमारे पास आते हैं 7 अलग अलग तरह के डायग्राम्स, और इसमें भी हमारे आते हैं 7 अलग अलग तरह के डायग्राम्स। तो टोटल हमारे हो गए 14, लेकिन उसमें से हमें जो है 2 ही जो है इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। सबसे पहला इसमें होता है हमारा क्लास डायग्राम और इसमें होता है हमारा सीक्वेंस डायग्राम, जो कि आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अगर क्लास डायग्राम की बात करें तो हमें इसमें पहले क्लास स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद क्लास एसोसिएशन देखेंगे या फिर क्लास के कनेक्शंस देखेंगे। तो ये दो हम क्लास डायग्राम्स में पढ़ते हैं। तो देखो क्लास स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम जैसे नॉर्मल तरीके से जो भी हम अपना ऊप्स में जो क्लासेस डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि मैंने क्लास कार डिफ़ाइन करी, यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स दे दिए इसको, और यहाँ पे मेथड्स दे दिए। ठीक। तो अब अगर मेरे को इसका यूएमएल डायग्राम बनाना है तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। जहाँ पे जो हमारा पहला जो ऊपर का कॉलम रहेगा वो क्लास का नेम बताएगा। ठीक। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो वेरिएबल्स थे तो वो इस बॉक्स में हमारे जो कैरेक्टर स्लैश वेरिएबल का बॉक्स रहेगा तो वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। कैसे? जैसे हमारा ब्रांड था, कोलन से डिफ़ाइन करके उसका टाइप, जैसे स्ट्रिंग था। मॉडल था, कोलन से डिफ्रेंशिएट करके उसका टाइप। ठीक है। उसके बाद इंजन सीसी और फिर इंटीजर टाइप का। ठीक। उसके बाद सेम हम मेथड के लिए भी एक अलग बॉक्स बना के उसको डिफ़ाइन करेंगे। ये हम क्या सीख रहे हैं? ये हम सीख रहे हैं क्लास स्ट्रक्चर। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे जो हमारा पहला आ गया क्लास नेम, उसके बाद कैरेक्टर या वेरिएबल वाला बॉक्स हम डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद बिहेवियर या फिर मेथड वाला बॉक्स। ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास हमें पता है एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं हमारे पास, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। तो मान लीजिए ये जो हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, ये प्राइवेट है और ये वाला पब्लिक है। ठीक है। तो अब हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे ये हमारे डायग्राम में। तो देखो हमारा जो पब्लिक है उसे हम प्लस से डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है। हमें जो है ये स्टार्टिंग में ऐड करना पड़ता है। तो प्लस को हम करेंगे प्लस, पब्लिक को करेंगे प्लस से डिफाइन, प्रोटेक्टेड को हैश से और प्राइवेट को माइनस से। ठीक। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने ब्रांड को प्लस से किया, मतलब ये क्या है, हमारा पब्लिक है। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हमारे इंजन सीसी है वो हैश है। हैश मतलब क्या, हमारा प्रोटेक्टेड वेरिएबल। ओके। और यहाँ पे माइनस माइनस क्यों है? क्योंकि ये हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया है। तो इस तरीके से हम अपना यूएमएल डायग्राम को समझ सकते हैं। अब एक और चीज़ होती है, हमारी 2 तरह की क्लास होती है। एक होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जैसे कि मैं अगर आपको आगे बताऊं, एक होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक होती है हमारी कॉन्क्रीट क्लास। तो जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है, हमें जो उसमें जो भी हम मेथड डिफाइन कर रहे हैं उसकी हमें बस डिक्लेरेशन देनी है, हमें उसको डिफाइन नहीं करना। ठीक है। मतलब पूरा फंक्शन को हमें लिखना नहीं है, फंक्शन मतलब मेथड को, लेकिन हम बस उसकी खाली डेफिनेशन देके छोड़ सकते हैं। तो वो होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जहाँ पे हम सारे जितने मेथड हैं उनको डिफाइन नहीं कर रहे रियल में। ठीक है। तो अगर हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो हम ये जो पूरा हमारा यूएमएल डायग्राम बनाया हमने क्लास डायग्राम, इसके ऊपर हम बस ऐसे एब्स्ट्रैक्ट लिख देंगे। ठीक। और अगर हमारी कॉन्क्रीट क्लास है, कॉन्क्रीट क्लास मतलब जिसमें सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, जो हम मेथड लिख रहे हैं वो डिफाइन होते हैं। ठीक है। सबका स्ट्रक्चर डिफाइन रहता है। तो उसको उसमें हमें फिर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं या फिर आप कॉन्क्रीट भी लिख सकते हैं। ठीक। उसके बाद ये हमारा कुछ एक्सेस मॉडिफायर का डायग्राम है जिसको हम अभी आएंगे वापस, लेकिन अभी हम ये 2 मेथड समझ लेते पहले। तो देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास होती है जहाँ पे हम जो हैं वर्चुअल फंक्शंस होते हैं ना, वो एक ना एक वर्चुअल फंक्शंस में होना चाहिए। ठीक है। वर्चुअल फंक्शन हमारा क्या होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसकी जो डेफिनेशंस है वो गिवन नहीं रहती, लेकिन बस डिक्लेरेशन हम दे के छोड़ सकते हैं। ठीक है। और जो डेफिनेशंस हैं वो मतलब जो फंक्शन की जो हम वर्चुअल फंक्शन बना रहे हैं उसकी जो डेफिनेशन है वो हमें चाइल्ड क्लास में देनी पड़ेगी। तो ये ज़रूरी है। ठीक। और हम जो हैं ये जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ये जो मेथड होंगे इसकी हम कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो हमारा रहता है उसका हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ अ क्लास दैट जिसको हम इनिशिएट नहीं कर सकते, दैट इज़ हम उसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते डायरेक्टली। ठीक है। उसके बाद ये एक्ट करते एक ब्लूप्रिंट की तरफ अदर क्लासेस जो कि इनहेरिट करेंगे, मतलब चाइल्ड क्लासेस के लिए जो। तो इसका क्या मतलब, कॉमन स्ट्रक्चर या बिहेवियर को डिफाइन करती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन कर सकती है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारे हो गए मेथड डिक्लेयर्ड विदाउट इम्प्लीमेंटेशन विच चाइल्ड क्लास मस्ट डिफाइन। ठीक है। एंड और कॉन्क्रीट मेथड। ठीक है। जिसमें कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकते हैं जो कि फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन वाले रहते हैं। तो हम कॉन्क्रीट मेथड अब समझ लेते हैं।
तो कॉन्क्रीट मेथड होते हैं वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स जो कि पूरे डिफाइन रहते हैं, उसके बाद ऑल मेथड जो हैं वो हमें फुल्ली इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, ठीक। तो ये हमारे हो गए। अब इसके बाद हम ये समझ लेते हैं एक्सेस मॉडिफायर। तो देखो पब्लिक में विद इन क्लास में एक्सेस मॉडिफायर हम कर सकते हैं एक्सेस, ठीक है। फ्रॉम चाइल्ड क्लास से भी हम अगर पब्लिक दिया है तो हम कर सकते हैं एक्सेस, ठीक है। आउटसाइड द क्लास से भी हम पब्लिक वाले एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड देखो विद इन क्लास मतलब क्लास के अंदर ही हम प्रोटेक्टेड एक्सेस कर सकते हैं, हाँ। फ्रॉम चाइल्ड क्लास प्रोटेक्टेड को हम चाइल्ड क्लास से एक्सेस कर सकते हैं, नहीं। आउटसाइड द क्लास नहीं, ठीक है। प्राइवेट प्राइवेट में जो है हम विद इन क्लास कर सकते हैं एक्सेस प्राइवेट को, फ्रॉम चाइल्ड क्लास नहीं एक्सेस कर सकते। और यहाँ पे प्रोटेक्टेड में हम चाइल्ड क्लास से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक, आउटसाइड से नहीं कर सकते। प्राइवेट में विद इन क्लास ही कर सकते हैं, बाकी आउटसाइड या फिर फ्रॉम क्लास से नहीं कर सकते। तो ये हमारे इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हमने पढ़ लिया। अब हम एसोसिएशन या कनेक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। एसोसिएशन कनेक्शन मतलब हमने यहाँ पे पढ़ा था सबसे पहले, अभी हमने क्लास स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्लास एसोसिएशन या क्लास कनेक्शन, ठीक। तो एसोसिएशन हमारा क्या होता है, एसोसिएशन हमारा होगा दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लास एसोसिएशन, एक होता है ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। जिसमें से हमने जो क्लास एसोसिएशन है उसे ऑलरेडी पढ़ रखा है हमने, कहाँ क्लास एसोसिएशन हमारा कुछ नहीं होता, बस इनहेरिटेंस होता है। ऑब्जेक्ट एसोसिएशन जो है वो भी तीन टाइप का होता है, एक होता है सिंपल एसोसिएशन, एक होता है एग्रीगेशन, एक होता है कंपोजिशन। लेकिन हम इसको बस थियोरेटिकली ही अलग अलग बोलते हैं, लेकिन प्रोग्रामेटिकली हम ये सारे एक ही होते हैं। तो इसको हम तीनों को मिला के कंपोजिशन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कंपोजिशन है इसे हम बस थियोरेटिकली अलग अलग बोलते हैं, लेकिन प्रोग्रामेटिकली हम इसे सेम तरीके से ही लिख सकते हैं। तो ये अलग नहीं होते प्रोग्राम के बेस पर, ठीक। अब देखो हमारी जो इनहेरिटेंस है इसको हम इज़ अ रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक। जब हमने उस पढ़ी थी तो हमने वहाँ भी देखा था कि जो इनहेरिटेंस है उसको हम इज़ अ रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक। जैसे कि हमारा ये देखो एनिमल एक हमारी क्लास हो गई, फिर इसकी जो है चाइल्ड क्लास हो गई काउ, टाइगर, ह्यूमन, ठीक है। तो देखो काउ इज़ अ एनिमल, ठीक है, सही बैठ रहा है। टाइगर इज़ अ एनिमल। तो ये जो हमारी रिलेशनशिप जा रही है ये बहुत ही मतलब एक वन वे रिलेशनशिप है, ठीक है, इज़ अ वाली, ओके। उसके बाद क्लास ए मेथड दे दिया है, ये सब हमने क्लास डिफाइन करी, उसके बाद ये सब है, ठीक है। बाकी इधर हम इनहेरिटेंस में इज़ अ रिलेशनशिप देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। जैसे कि हमारी एनिमल है और एक काव है, तो काव इज़ अ एनिमल, और इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम जो है इस तरह का एरो का यूज़ करते हैं जो हम इज़ अ रिलेशनशिप बताते हैं इनहेरिटेंस में। जैसे कि आप देख सकते हो, तो पेरेंट की तरफ हमारा जो ये जो एरो है इसका जो बॉक्स है वो वैसे बंद रहता है, ठीक है, ट्रायंगल जो है। तो इनहेरिटेंस इज़ अ रिलेशनशिप, ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं कंपोजिशन। देखो अब हमारी जो कंपोजिशन है वो होती है हमारी हैज़ अ रिलेशनशिप, जिसमें से अब हम पढ़ लेते हैं सिंपल एसोसिएशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा वीकेस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बस हम एक तरीके का ही रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अर्जुन हैज़ अ हाउस या फिर अर्जुन लिव्स इन अ हाउस। अब अर्जुन और हाउस के बीच में कोई और तरह का रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंपल एसोसिएशन, जहाँ पर बस हम वन वे रिलेशनशिप बता सकते हैं। इसको रिप्रेजेंटेशन करने का हमारा होता है ऐसे और फिर एक ऐसे एरो। और जो हमने इससे पहले इनहेरिटेंस देखा था उसमें जो है बॉक्स वाला एरो था कुछ इस तरीके का, ऐसा कुछ एरो था, ठीक है। इसमें अपना ओपन एरो है। तो अर्जुन एज अ हाउस ये हमारी रिलेशनशिप हो गई, ठीक है, ये समझ गए। वीकेस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है, मतलब बस वन वे रिलेशनशिप। एग्रीगेशन में आते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, वी रिप्रेजेंट इट टूवर्ड्स द पेरेंट ऑब्जेक्ट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ इट। अब देखो इसमें क्या होता है, हमारा होता है एक ऑब्जेक्ट ही है, मतलब क्लास मान लो इसको, इसमें अलग अलग अंदर अलग अलग तरीके के और भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। मतलब इसको समझ लो एक क्लास है और इसके 3 4 5 6 मतलब ज़्यादा उसके चाइल्ड्स हैं, ठीक है, ओके। तो इसको रिप्रेजेंटेशन करने का हमारा होता है ऐसे करके, और हम पेरेंट की तरफ ऐसे डायमंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हो गया हमारा सोफ़ा, तो सोफ़ा और यहाँ पे रूम हो गया, ठीक है। और मतलब ये जो हमारा रूम है, रूम के अंदर क्या क्या होगा, हमारा सोफ़ा होगा, बेड होगा, चेयर होगी। तो ये कुछ इस तरीके से हम एग्रीगेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। देयर इज़ वन पेरेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है और उसके अंदर एक छोटे छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। जैसे कि एक रूम में बेड, चेयर, सोफ़ा होते हैं, ठीक है। बट सोफ़ा, बेड, चेयर, हाँ इसमें एक और चीज़ है कि एग्रीगेशन में ये वाली जो चीज़ है ना, ये इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकती हैं अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो। जैसे कि अगर हमारे पास रूम नहीं है लेकिन सोफ़ा, बेड, चेयर एग्जिस्ट करेगा इंडिविजुअली भी, ठीक।
तो ये हमारी एग्रीगेशन हो गई। उसके बाद हमारी आती है कंपोजिशन, जो कि होती है हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। इसको भी हम हैज़र रिलेशनशिप बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, डायमंड बना के इसको कलर कर देते हैं, ठीक। अब जैसे देखो चेयर है हमारी, चेयर को हम एक अगर क्लास मान लें तो उसकी अदर क्या होंगे उसके ऑब्जेक्ट्स, जैसे व्हील हो गया, आर्म्स हो गए, सीट हो गई। तो ये जो व्हील, आर्म और सीट है ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हमारी क्या होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप हो गई, क्या, कंपोजिशन। देखो, दे कांट एग्जिस्ट इंडिविजुअली बिकॉज चेयर कंटेन आर्म, सीट एंड व्हील्स। तो ये हमारा एग्जिस्ट नहीं कर सकता इंडिविजुअली, ये बाकी जो चीज़ें। ओके, तो अब हम प्रोग्रामेटिक वे देखेंगे रिप्रेजेंट करने का कंपोजिशन को। सबसे पहले हम क्लास ए का मेथड ऐसे 1 बना दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या बनाया, ये रेफरेंस बनाया किसका, ए का, ए क्लास का। उसके बाद बी में हमने जो एक कंस्ट्रक्टर बनाया और यहाँ पे हमारा मेथड 2 आ गया, मतलब ये कोई क्लास बी का मेथड है, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन में हम बी का एक रेफरेंस बना देंगे। बी का अगर हम मेथड 2 कॉल कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हमें बी से हमें कोई मेथड 1 कॉल करना है, मेथड 1 हमारा ए में था, तो बी से हम पहले ए को कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद हम ए का मेथड कॉल करेंगे, ठीक है। कैसे, हमें बी का अगर कोई मेथड कॉल करना है उसे तो हमने डायरेक्टली कॉल कर दिया, ये हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक। तो अब इस ऑब्जेक्ट से हमें मान लो मेथड 2 कॉल करना है, वो तो हम डायरेक्टली कर लिया। लेकिन अगर मान लो मेरे को पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये जो हमारी कौन सी क्लास हो गई, यहाँ पे हमने रेफरेंस दिया था ना, तो अगर हमें ए क्लास का कोई ऑब्जेक्ट हमें किसी को मतलब कॉल करना है, तो उसके लिए हम पहले बी को रेफरेंस करेंगे, बी को बोलेंगे, उसके बाद ए को बोलेंगे, उसके बाद हम मेथड 1 को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन डायरेक्टली कॉल मेथड 1 फ्रॉम क्लास बी से हम नहीं कर सकते डायरेक्टली। उससे पहले फर्स्ट वी नीड टू एक्सेस क्लास ए ऑब्जेक्ट, क्लास ए का हमें पहले ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया था, उसके बाद हम मेथड 1 को कॉल कर सकते हैं। तो कंपोजिशन जो है वो LLD का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलो, उसके बाद कंक्लूजन देख लेते हैं हम क्लास डायग्राम की। इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक ऑफ कंपोजिशन एसोसिएशन, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लें, अगर हम सोच रहे हैं कि मेन्यू एग्जिस्ट कर सकता है रेस्टोरेंट के बिना भी, तो हम उसे एग्रीगेशन बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि मेन्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकता रेस्टोरेंट के बिना, तो हम उसे कंपोजिशन बोलेंगे। तो ये मतलब डिपेंड करता है कि हम कैसे सोच रहे हैं, कैसे चीज़ को बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर हमें बनाना है मेन्यू एग्जिस्ट करेगा रेस्टोरेंट के बिना भी, तो हम उसे बनाएंगे एग्रीगेशन, और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम उसे बनाएंगे कंपोजिशन, ठीक है। देयर इज़ ओनली वन लाइन डिफरेंस, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे, ठीक है। तो कोई राइट या रॉन्ग वे नहीं है डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए, हम अपने वे में उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अब हमने पढ़ लिया क्लास डायग्राम, अब हम पढ़ेंगे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है, इट विल नॉट आस्क, मतलब ये इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, पूछ लेते हैं। देखो, अब ये क्या, ये दो हमारी क्लासेस हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है या कम्युनिकेशन है वो हमारा बताता है सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। अब देखो, इसमें हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले होती है हमारी क्लास की रिप्रेजेंटेशन या ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन। कैसे करेंगे हम, ऐसे बॉक्स में वो उसका नाम दे देंगे, जैसे ए क्लास का हमारा ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, सी ऑब्जेक्ट है, डी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे हमने दे दिया। ओके, अब हम देखते हैं लाइफ लाइन। देखो, लाइफ लाइन क्या होती है, ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं लाइफ लाइन, ठीक है। उसका एक्टिवेशन बार हमारा क्या होता है, ये देखो, एक्टिवेशन बार मतलब कितने टाइम के लिए वो अपनी लाइफ लाइन में एक्टिव है, तो ये हमारी लाइफ लाइन हो गई। इसमें जो बॉक्स रिप्रेजेंट है ना, ये बता रहा है हमारा एक्टिवेशन बार। तो ए वाला जो है वो इतने टाइम के लिए एक्टिव था, बी वाला इतने टाइम के लिए एक्टिव था, और सी वाला इतने टाइम के लिए एक्टिव था। ऑल्सो जो हमारा एक्टिवेशन बार है, उसी के टाइम पे ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। उसके बाद हमारे मैसेज देख लेते हैं। देखो, मैसेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसिंक्रोनस, एक होता है सिंक्रोनस, ठीक है। एसिंक्रोनस मतलब क्या होता है कि सिंक में नहीं है ना। अब सिंक में नहीं है तो मैं एक साथ सारे मैसेज भेज सकता हूँ, लेकिन अगर सिंक में, तो मैं पहले पहला मैसेज भेजूंगा, फिर उसके एक्नॉलेजमेंट या रिस्पॉन्स का वेट करूँगा, फिर मैं दूसरा मैसेज भेजूंगा, फिर रिस्पॉन्स का वेट करूँगा, ऐसे। सिंक्रोनस हमारा ऐसे चलेगा, लेकिन एसिंक्रोनस है मैं पहला ही भेज देता हूँ, दूसरा ही भेज देता हूँ, तीसरा ही भेज देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें यहाँ से यहाँ मैसेज भेजना है, तो हम बनाएंगे यहाँ पे ओपन एरो, और हमें अगर सिंक्रोनस मैसेज भेजना है, मतलब
हमें सिंक्रोनस मैसेज भेजना है तो वहाँ पे हम क्लोज्ड एरो बनाएंगे। ऑल्सो हम रिस्पॉन्स के लिए हम ऐसे कुछ लिखेंगे और यहाँ पे ऐसे डॉटेड एरो से फिर क्लोज ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये कुछ हमारे रिप्रेजेंटेशन के तरीके हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमारा आता है क्लोज्ड एरो टू रिप्रेजेंट किसको, सिंक्रोनस के लिए, और ये सिंक्रोनस के लिए हमारा ओपन एरो आता है, ठीक है, ओपन एरो टू रिप्रेजेंट। ओके, तो ये हमने देख लिया, ये हमारी लाइफ लाइन होती है और ये हमारा होता है एक्टिवेशन बार। अब हम थोड़े और आगे पढ़ लेते हैं हाँ क्या चीज़ें होती हैं। अब देखो ये बेसिकली नॉर्मल तरीका है, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे हमें क्रिएट मैसेज करना है तो मान लो ए ऑब्जेक्ट है हमारा, वो चला 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 अपनी लाइफ लाइन में, उसने एक्टिवेशन यहाँ पे एक्टिवेटेड था ए ऑब्जेक्ट, उसने एक क्रिएट मैसेज का ऑप्शन मतलब एक मैसेज बनाया, तो उसका मैसेज रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे क्रिएट लिख देंगे और एक क्लोज्ड एरो बना के, ये जो हमारी बी क्लास है ये एक मैसेज है हमारा, ठीक है। तो बी की लाइफ साइकिल लाइफ लाइन जो है यहाँ से चालू हो गई, ठीक। अब अगर मान लो कोई हमें मैसेज को डिस्ट्रॉय करना है, तो मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी एक्टिवेशन यहाँ से यहाँ रहेगी। मान लो इस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे इसको बी जो मैसेज था उसे डिस्ट्रॉय करना है, तो यहाँ से ये एक कॉल भेजेगा, ठीक है। तो ये जो कॉल है ये होगी डिस्ट्रॉय करने की, एंड यहाँ पे इसकी जो बी की जो लाइफ लाइन है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब मान लो हमारा मैसेज जो है लॉस्ट हो गया, तो लॉस्ट मैसेज के लिए हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे कैसे मैसेज लॉस्ट होगा। मान लो जो हमारा बी जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसका वो रिसीव कर, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे थे। बी की जो है लाइफ जो एक्टिवेशन है वो यहाँ से यहाँ तक ही थी, मतलब यहीं तक एक्टिव था, लेकिन ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक्टिव था। तो जब बी हमारा एक्टिवेट उसका ख़त्म हो गया, एक्टिवेट नहीं था जब वो, तो यहाँ पे उसने बी को मैसेज भेज दिया, तो ये लॉस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि बी को मिलेगा ही नहीं, वो एक्टिव नहीं है। तो ओके, अब यहाँ पे फाउंड मैसेज देखते हैं। तो फाउंड मैसेज हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिसीव करता है मैसेज को, लेकिन उसे सोर्स पता नहीं रहती क्या सोर्स है। कैसे? जैसे कि मान लो हमारा जो मैसेज है ये पहुंचा नहीं था, लेकिन ये कुछ टाइम बाद मिलता है, तो लेकिन ए को इसकी सोर्स पता नहीं चल रही है, तो ये हमारा फाउंड मैसेज रहेगा, ठीक है। ए जो है सेंड करता है, ए व्हेन ए वांट्स एस टू सेंड मैसेज टू सेंड रिस्पॉन्ड बट बी इज़ इनएक्टिव। ओके, तो ये जो हमारा मैसेज है फाउंड तो हो गया, लेकिन हमारा इतने टाइम में जो है बी इनएक्टिव हो गया, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे एक्टिवेशन बार थी, हट गई इसकी, तो बी ने इसको रिस्पॉन्स भेजा कि हाँ मेरे को मैसेज मिल गया, लेकिन बी तो इनएक्टिव है, तो जो मैसेज है उसको हम बोलेंगे फाउंड मैसेज, ठीक है। समझ आ गई? तो व्हेन ए वांट्स टू सेंड रिस्पॉन्स बट बी इज़ इनएक्टिव, सो इट इज़ नोन एज फाउंड मैसेज, ठीक है। अब देखो हम सीक्वेंस डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो ये हम सिनेरियो लेते हैं, जैसे कि कोई पर्सन है हमारा, वो एटीएम से कम्युनिकेट कर रहा है, तो एटीएम में अगर वो जा रहा है तो अकाउंट और अमाउंट लेके जाएगा, है ना। और यहाँ पे होगी हमारी ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन से हम क्या कैश निकालेंगे, कैश हमें मिल जाएगी यूज़र को, यही हमारा जो आदमी था। अब देखो यूज़ केस के लिए हमें क्या क्या डिफाइन करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम यूज़र मतलब हम वे ऑफ थिंकिंग देख रहे हैं, तो क्या क्या स्टेप्स होंगे हमारे। तो यूज़ केस हम कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आदमी हो गया, ये एटीएम पे जाएगा, ठीक है, क्या लेके, अकाउंट नंबर और अमाउंट को लेके। यूज़र गो टू एटीएम विथ अकाउंट नंबर एंड अमाउंट, ठीक है। अब देखो ये जो एटीएम है ये ट्रांजैक्शन जो है एक करेगा, अपने ट्रांजैक्शन बनाएगा, ठीक है। एटीएम मेक्स ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट एंड दिस विल बी यूनिक फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो जो ट्रांजैक्शन है हर एक ट्रांजैक्शन के लिए यूनिक होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो अभी ट्रांजैक्शन करेगा क्या, सबसे पहले वेरीफाई करेगा एटीएम पिन को, वेरीफाई करेगा अकाउंट को, ऑल्सो बाकी सारी चीज़ें जैसे कि देख सकता है अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है कि नहीं, ये सब ट्रांजैक्शन का काम रहेगा। और फिर कैश डिस्पेंसर पे ये जो है अपना भेज देगा जो भी रिक्वेस्ट रहेगी कि हाँ इसको कैश देना है कि नहीं, और जो कैश डिस्पेंसर है वो जो आदमी को है वो पैसे भेज देगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट वेरीफाई डिटेल्स एंड गिव कैश टू द यूज़र, ठीक है। अब देखो सीक्वेंस डायग्राम का हमारा फ्लो क्या होता है। सबसे पहले होता है हमारा यूज़ केस, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने यूज़ केस यहाँ पे पढ़ लिया, कैसे हमें यूज़ केस पूरा डिफाइन करना है, कैसे कैसे क्या 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 चीज़ें रहेंगी। उसके बाद हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हमारा एटीएम हो गया, यूज़र, ट्रांजैक्शन, अकाउंट, डिस्पेंसर, ठीक है, ये सब हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। उसके बाद हम सीक्वेंस डायग्राम बना देंगे। तो ये आ गया हमारा सीक्वेंस डायग्राम, जहाँ पे ये हमारा यूज़र था, यहाँ पे इसकी जो लाइफ लाइन थी, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये एक्टिवेशन बार था इसका। एटीएम का भी एक्टिवेशन बार ऑलमोस्ट हमने सिमिलर बनाया। अब देखो यहाँ से यूज़र रिक्वेस्ट डालेगा विड्रॉ और अकाउंट और अमाउंट भेजेगा। एटीएम जो है ट्रांजैक्शन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, मतलब क्रिएट करेगा, जो कि विड्रॉ सेम
रिक्वेस्ट से, ठीक है। अकाउंट नंबर देगा और अमाउंट देगा। अभी जो ट्रांजैक्शन है ये क्या करेगा, इसकी भी एक लाइफलाइन होगी और यहाँ पे एक्टिवेट होगा। तो ये सबसे पहले तो चेक करेगा अमाउंट को, एक अमाउंट नाम का वो रहेगा हमारे पास, ठीक है। अकाउंट नाम का रहेगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, जिसकी लाइफलाइन, अब देखो अकाउंट तो हमारा हमेशा रहता है, बस कब यूज़ करना है वो डिपेंड करता है अलग अलग टाइम पे। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन है, इसको एक्टिवेट किया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा एक्टिवेट है तो यहाँ पे चेक अमाउंट करेगा। अब ये अकाउंट पे चेक करेगा कि अमाउंट है कि नहीं हमारा इतना, ठीक है। अगर है तो रिटर्न ट्रू कर देगा ट्रांजैक्शन को, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे रिटर्न ट्रू करा तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये एटीएम को भी रिटर्न ट्रू कर देगा कि हाँ इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं, इसको दे दो। तो यहाँ पर रिटर्न ट्रू करा। अब ये जो एटीएम है ये क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि विड्रॉ कैश, किसको, कैश डिस्पेंसर को। कैश डिस्पेंसर क्या होता है, जो पैसे देता है हमें, उसका यहाँ से यहाँ तक हमारा जो एक्टिवेशन बार रहा, ठीक है। तो और ये हमें एरोज़ देखनी है कि जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा क्लोज्ड एरो आ रहा है, लेकिन जब हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो ये हमारी डॉटेड लाइंस के साथ हमारा क्लोज्ड एरो आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब विड्रॉ हमने कैश किया, डिस्पेंसर पे गया, ठीक है। डिस्पेंसर ने रिटर्न कर दिया अमाउंट को, मतलब जो हम पैसे निकाल लिए हमने, और ये कुछ हमारे यूज़र को पैसे मिल गए। तो ये हमारा कुछ एटीएम का क्या हो गया, हमारा सीक्वेंस डायग्राम। उसके बाद हम कुछ टर्म्स देखते हैं, जैसे कि जो कि हमारे इसमें यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहले होता है ऑल्ट। ऑल्ट का मतलब होता है प्रोग्रामिंग में जो हम इफ एल्स यूज़ करते हैं। ऑप्शंस होते हैं हमारे इफ़, ठीक है। ऑप्शन जो है हमारा होता है इफ़। लूप होता है हमारा फॉर व्हाइल। तो यहाँ पे हमारा जो है यूएमएल डायग्राम ख़त्म हुआ। तो इसी के साथ आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।